बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स और फिर OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की। क्या बात करता है? कहता है डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड रेफर्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन that make communication possible between different devices of the network। कहते हैं बेसिकली ये रेफर करता है किस चीज को? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को। और कहता है वो बेसिकली क्या करती है, वो इस काबिल बना देती है आपकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को कि आपकी जो दो डिफरेंट नोड्स हैं इन अ नेटवर्क वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। यानी कि स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कि जी हमने कहा था कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, मैसेज होता है और लास्ट में बात की थी प्रोटोकॉल होते हैं। अब वो जो प्रोटोकॉल्स थे बेसिकली वो क्या थे? कहते हैं सेट ऑफ रूल्स थे, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स थे, सेट ऑफ एग्रीमेंट्स था जो कि दो डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करवा रहा था, कम्युनिकेट करवा रहा था। कहते हैं देखें जो प्रोटोकॉल्स से हमने जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था प्रोटोकॉल्स को हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। और वो कौन से स्टैंडर्ड है? वो भी बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। वहां पर हमने नाम लिया था प्रोटोकॉल का, यहां पर उससे क्या नाम दे रहे हैं? स्टैंडर्ड का नाम दे रहे हैं। यानी कि है वही सेट ऑफ रूल्स, है वही सेट ऑफ एग्रीमेंट्स जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान होता है, जो कि यह बताता है कि आप दो डिवाइसेस या तीन डिवाइसेस या चार डिवाइसेस आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहां पर वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसे चेंज करके कहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को रेफर करता है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है डिफरेंट नोड्स के दरमियान जो आपके नेटवर्क पर मौजूद है। यहां तक बात क्लियर होगी। कहता है फिर यह बताए डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का बेसिक पर्पस क्या है। अब अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स को ही देखें तो हमने क्या कहा था कि अगर प्रोटोकॉल्स दो डिवाइसेस के पास सेम नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जरा यहां पर देखें क्या कहता है। कहता है फॉर सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन नोड्स शुड बी एग्रीड ऑन सम रूल्स। कहता है सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन तभी होगी जब दो नोड्स जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके दरमियान सेम रूल्स एग्रीमेंट हो, सेम रूल्स का एग्रीमेंट हो। यानी कि वो सेम रूल्स पर एग्री करें कि हां इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और कहता है वो रूल्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने क्या बात की है? पहला पॉइंट हमने कहा है कि जी क्या किया जाता है, जो नेटवर्क की नोड्स हैं वो क्या करती हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाती हैं। वो सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं। और कहता है यही एग्रीमेंट बेसिकली आपकी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन कहलाता है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करवाता है। और कहता है जब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो रही है तो किसकी मदद से हो रही है, आपकी वो सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक जिनका एग्रीमेंट दोनों नोड्स के दरमियान हो चुका है। और वो सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं, आपके डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब दूसरा क्या कहता है? कहता है दीज डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड आर नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ नोड्स। और जब भी नोड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो याद रखिएगा ये डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड रूल्स हमेशा उन्हें जरूरत पड़ेंगे। अगर ये ना इस्तेमाल करें तो आपकी कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं। जिस तरह हमने बेसिक कंपोनेंट्स में डिस्कस किया था ना कि प्रोटोकॉल आपके डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। सेम यहां पर यह कह रहा है कि अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो सेंटर में डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने उसे इस्तेमाल ना किया तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर होगी है। हमने आज अभी तक जो देखा है वो क्या है? कहता है डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के हवाले से बात की है, जिसमें उसने कहा है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की बात करता है जो कि क्या करता है, पॉसिबल बनाता है दो या दो से ज्यादा नोड्स को आपस में कम्युनिकेट कर सके। फिर हमने इसकी पर्पस की बात की है। हमने कहा है जब भी दो नोड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो कोई सेट ऑफ रूल्स का
एग्रीमेंट करते हैं और उनके मुताबिक क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। और कहता है वो सेट ऑफ रूल्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। और कहता है जब जब नोड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो वो डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स वो लाजमी इस्तेमाल करेंगे, वो लाजमी यूज करेंगे, उनको लाजमी उनकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर होगी है। डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का टॉपिक जो है ना, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसका पर्पस था वो डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड और उसका पर्पस हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे OSI मॉडल के हवाले से। अब देखिए नाम से क्या बता रहा है, इट्स अ मॉडल। OSI बेसिकली क्या कहलाता है, कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहता है ये एक ऐसा मॉडल है जिसका बेसिकली काम क्या था, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्ड करना। बात क्लियर होगी है। यानी कि अगर हम बात करें, कहता है कि जी OSI मॉडल क्या है, कहता है OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, एज इट इज लिखती है। कहता है ये स्टैंडर्ड मॉडल है जो किसके लिए है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। जो किसके लिए, आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। यानी कि जब भी आपने डाटा को कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए जो आप मॉडल इस्तेमाल कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, आपका OSI, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब जरा गौर कीजिएगा इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसकी वजह क्या थी। हमारी इस दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। कहते हैं उनका आर्किटेक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि जब डाटा को रीड करते हैं तो हो सकता है वो स्टार्ट वाले लेटर्स को जो रिसीव हो रहे हैं उसी ऑर्डर में ले लें। कुछ ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जब डाटा पूरा आता है तो एंड से सेंड करते हैं। और कहता है इसी वजह से क्या होता है कि अगर जो पहले रीड करने वाला है उसे पहले आखिरी कैरेक्टर मिले और जो बाद में रीड करने वाला है उसे आखिरी कैरेक्टर मिल रहा हो तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क आएगा। यानी कि डिफरेंट आर्किटेक्चर क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके से डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहते हैं किया क्या गया, कहते हैं उसके लिए OSI मॉडल बनाया गया। और वो OSI मॉडल बेसिकली करता क्या था, कहता था वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट करवाता था। यानी कि हर तरह का सिस्टम, जो हर तरह के कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कहता गया है ये किसने बनाया, तो कहता है ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ISO कहते हैं। आजकल आप ये नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि जी ये फ्लां प्रोडक्ट जो सी है ISO सर्टिफाइड है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है, कहता है ISO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, हर प्रोडक्ट, हर चीज के बारे में उन्होंने कोई स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं और जब आप उनको फिल कर लेते हैं तो ISO क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट ISO के तमाम स्टैंडर्ड को जो उस प्रोडक्ट के हवाले से उसे मीट कर रही। लिहाजा क्या किया, ISO ने कहा कि अब हमें डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से भी कुछ स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। हमें बताना चाहिए कि जब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जिनका आर्किटेक्चर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, वो जब कम्युनिकेट करना चाहें तो किस तरह से कम्युनिकेट करें। लिहाजा ISO ने 1970s में क्या किया, एक मॉडल बनाया। वो मॉडल जो सा था उसका नाम था OSI मॉडल, ठीक है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कहता है याद रखिएगा ये एक रेफरेंस और एक लॉजिकल मॉडल था। ये एक रेफरेंस मॉडल था, यानी कि इसकी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं है, ये सिर्फ किस फॉर्म में आपके पास, थ्योरेटिकल फॉर्म में है। लेकिन ये स्टैंडर्ड एज अ बेस हर डिफरेंट जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ये जो आपका स्टैंडर्ड था, ये जो आपका मॉडल था, याद रखें
इसमें डाटा कम्युनिकेशन के लिए अपने पूरे के पूरे मॉडल को 7 लेयर्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और हर लेयर जो सी थी वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही थी। यानी कि अभी हमने क्या डिस्कस किया है इस पूरे बोर्ड के ऊपर, अगर थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें तो पहली बात क्या है, कहता है OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल था, किसके लिए, डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए। ये डेवलप किसने किया था, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। कब डेवलप किया था, कहता है डेवलप इन अर्ली 1970s। फिर क्या कहता है, इट्स अ रेफरेंस और लॉजिकल मॉडल। रेफरेंस और लॉजिकल मॉडल ये मैं बता चुका हूं, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिकल मॉडल है, इसकी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहीं पर भी आपको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी की फॉर्म में मिलेगा इसके पॉइंट्स के। ये जो सा आपका मॉडल है ये काम करता है, और कहता है ये जो पूरा मॉडल है ये आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको 7 लेयर्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और कहता है जब 7 लेयर्स में डिवाइड करता है तो हर लेयर जो है वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर देता है। यहां तक बात क्लियर होगी। OSI का बेसिक अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने ये कहा है कि OSI है क्या, किसने बनाया, कब बनाया, इसकी कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, सिर्फ अभी ये डिस्कस की है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी डिफरेंट लेयर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और वो लेयर्स क्या क्या फंक्शन या टास्क परफॉर्म करती हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बोर्ड पे हम OSI का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये था कि आपका जो OSI मॉडल है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है। अब कहते हैं वो जो 7 लेयर्स है, हर लेयर का एक अपना फंक्शन है, एक अपना टास्क है, और वो उसे क्या करती है, परफॉर्म करती है। आपको बोर्ड पे डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक पूरी लिस्ट नजर आ रही है जो कि आपकी होस्ट A के नीचे है, जिसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन डाटा लिंक, और लास्ट में आपको फिजिकल लेयर नजर आ रही है। कहते हैं अगर आप गौर करें होस्ट A की साइड से तो आपको नजर आएगा जो एप्लीकेशन लेयर है ना उसके साथ नंबर क्या दिया हुआ है, 7, उससे नीचे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सेम इसी तरह राइट साइड पे जरा गौर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा होस्ट B है, उसके अंदर भी आपके पास सबसे पहले कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, और फिर एंड पर फिजिकल लेयर। उसमें भी नंबरिंग क्या दी हुई है, टॉप से डाउन, यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से कुछ चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं इस मॉडल के अंदर। अक्सर पहला क्वेश्चन ये आता है कि जी ये लेयरिंग जो सी है इसमें नंबरिंग नीचे से ऊपर की तरफ क्यों दी गई है, इसकी क्या वजह है। तो ये मैं बता दूं, इस एग्जांपल बिल्कुल इसकी एक बिल्डिंग की तरह है। कैसे, आप जरा गौर करें, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, और फिर थर्ड फ्लोर की तरफ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा जी 7 जो सी आपकी मंजिलें हैं, 7 आपके जो से फ्लोर हैं, और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। नो, बल्कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है वो कौन सा आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा होता है। कहता है याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपनी साइड से देख रहे हैं। हम इस लेयरिंग मॉडल को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, अपनी साइड से। यानी कि मैं जिस लेयर के साथ इंटरेक्शन करता हूं मैं उसकी तरफ से देखूंगा तो मेरे लिए तो पहली लेयर है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से देखें तो कहता है कि कंप्यूटर के लिए सबसे पहले कौन से पार्ट्स हैं आपके, फिजिकल। लिहाजा सबसे लोअर लेयर जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी फिजिकल लेयर कहलाएगी। और इस तरह उसके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते जाएंगे। तो फिजिकल के बाद डाटा लिंक, डाटा लिंक से ऊपर आपकी नेटवर्क, नेटवर्क से ऊपर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से ऊपर आपकी सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन आएगी। यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में चल रही होगी। और हमने लेयरिंग को जो नंबर किया हुआ है वो बेसिकली किस लेवल से किया हुआ है,
हार्डवेयर लेवल से यूजर लेवल की तरफ। यहां तक बात क्लियर होगी कि लेयरिंग के नंबर्स जो से हैं वो रिवर्स ऑर्डर में क्यों है। फिर आप जरा गौर करें, होस्ट ए के साथ जो है आपको एरो डाउनवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है, बात क्लियर हो रही है, जबकि होस्ट बी के साथ आपको क्या किया जा रहा है, एरो अपवर्ड आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि होस्ट ए में एप्लीकेशन लेयर से फ्लो किस डायरेक्शन में है, फिजिकल लेयर की तरफ, और जब होस्ट बी की तरफ जाता है तो आपको मिलता है फिजिकल लेयर से किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका एप्लीकेशन लेयर की तरफ। बात क्लियर हुई ना। अब ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहां पे है कि दो होस्ट हैं, वो आपस में क्या करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बात क्लियर हुई। और ए जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो कोई मैसेज सेंड कर रहा है, और बी बेसिकली क्या कर रहा है, उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। बात क्लियर हुई। लेकिन आगे फर्दर मूव करने से पहले यहां पे जरा गौर कीजिएगा, कहता है एप्लीकेशन लेयर पे देखें, जो आपका डाटा होता है वो डाटा ही कहलाता है। जब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है तो तब भी क्या आपका डाटा ही है, जब सेशन पे पहुंचता है तो फिर क्या आपका डाटा ही है। लेकिन जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जरा गौर कीजिएगा सेगमेंट्स में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कहता है यहां पर जो आपका डाटा है ना उसके कुछ हिस्से कर दिए जाते हैं, उसे तोड़ दिया जाता है, छोटे हिस्सों में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद आपको सेगमेंट्स के बाद नजर आ रहे होंगे कि ये छोटे हिस्से यानी कि पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सम टाइम सेगमेंट जो है उसका साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, उसको भी छोटा किया जाता है। अगर ना छोटा किया जाए तब भी सेगमेंट जब पहुंचता है आपका किसके पास, नेटवर्क लेयर के पास, तो कहता है ये किस में चेंज हो जाता है, आपका पैकेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। और कहता है जैसे ये पैकेट्स बेसिकली आपके डाटा लिंक लेयर पे पहुंच जाते हैं, जैसे ही पैकेट्स आपके कहां पहुंच गए, डाटा लिंक पे पहुंच गए, तो कहता है ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, आपका फ्रेम्स की फॉर्म में चेंज हो गया। अब फ्रेम्स अगेन वही सिनेरियो है, कहता क्या है कि अगर पैकेट का साइज जो सा है वो ठीक है, काबिल कबूल है, तो उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रेम में। अगर ये बड़ा है तो इसे क्या कर देगा, और मजीद छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगा, और वहां पर ये क्या कहलाना शुरू कर देगा, आपका फ्रेम्स कहलाना शुरू कर देगा। और कहता है जैसे ही आपका डाटा लिंक लेयर से, और कहते हैं जैसे ही आपका डाटा लिंक लेयर से ये शिफ्ट होता है फिजिकल लेयर पे, तो कहते हैं ये किस फॉर्म में आ जाता है, आपका बिट्स की फॉर्म में आ जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई। ये अभी मैं कहां से भेज रहा था, होस्ट ए की तरफ से। क्या कहता है, एप्लीकेशन पे डाटा, प्रेजेंटेशन पे डाटा, सेशन पे डाटा, ट्रांसपोर्ट पे आया तो क्या कहता है, सेगमेंट। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क पे आया तो क्या कहलाता है, पैकेट्स। कहता है नेटवर्क से डाटा लिंक पे आया तो क्या कहलाता है, फ्रेम्स। कहता है डाटा लिंक से आपके फिजिकल लेयर पे आया तो क्या कहलाता है, बिट्स बन जाते हैं वो। और कहता है अब बिट्स की फॉर्म में है डाटा, आपने क्या करना है, जैसे उसे कम्युनिकेशन मीडिया पे सेंड करना है, वो बिट्स जो हैं सिग्नल्स की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ये मीडिया पे ट्रांसमिट करते हुए कहां पे पहुंचेंगे, होस्ट बी की तरफ। और होस्ट बी में सबसे पहले किस जगह पे पहुंचेंगे, आपकी फिजिकल लेयर पे। अब इंसान के जहन में आएगा ये क्या बात हुई, भेजते हुए एप्लीकेशन लेयर और रिसीव होते हुए सबसे पहले फिजिकल लेयर। एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि मैं जब कॉलेज में एंटर हुआ था तो सबसे पहले कौन सा गेट मिला था, वो आउटर गेट, याद है ना। और कहता है सबसे आखिर किस दरवाजे से एंटर हुआ था, इस क्लासरूम के गेट से। कहता है लेकिन जब मैं इस क्लास से जा रहा हूं वापस इस कॉलेज से निकलने के लिए, तो सबसे पहला गेट कौन सा आ रहा है, आपका इस क्लासरूम का गेट। और सबसे आखिर कौन सा आ रहा है, वो जहां से मैं एंटर हुआ था। यानी कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। लिहाजा पहले जब हम सेंड कर रहे थे तो एप्लीकेशन लेयर से हमने स्टार्ट किया था, और सेंड कहां से हुआ था, बेसिकली वो था फिजिकल लेयर। और कहता है अब सबसे पहले क्योंकि डाटा किस फॉर्म में था, बिट्स से सिग्नल में हुआ था, तो कहता है रिवर्स प्रोसेस बेसिकली उसी तरह ही होगा। सबसे पहले सिग्नल से किस में कन्वर्ट होगा, बिट्स, और बिट्स पे कन्वर्ट करना या बिट्स में दोबारा लेकर आना,
बिट्स से सिग्नल में कन्वर्ट करना या सिग्नल से दोबारा बिट्स में कन्वर्ट करना किस लेयर का काम है? फिजिकल लेयर का काम। लिहाजा फिजिकल लेयर ने जैसे ही उस सिग्नल्स को रिसीव किया उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? बिट्स में। और बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर वाली लेयर को दे दिया, और वो कौन सी थी? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ने उसको किस में कन्वर्ट किया? फ्रेम्स में। और फिर क्या किया? ऊपर वाली लेयर को दे दिया, और वो कौन सी लेयर थी आपकी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ने उसे किस में कन्वर्ट किया? पैकेट्स में। और ऊपर वाली लेयर को दे दिया जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसे किस में कन्वर्ट किया? आपको सेगमेंट्स में। और फिर किसको दे दिया? सेशन लेयर को। सेशन लेयर में वो सेगमेंट्स दोबारा क्या हुए? डाटा की फॉर्म में आए। फिर डाटा के ऊपर जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने से सेशन लेयर ने या उससे ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर ने वो परफॉर्म किए, और जैसे ही एप्लीकेशन लेयर पे वो मिला हमें, तो इसका मतलब है वो डाटा जिस फॉर्म में बेसिकली सेंड किया गया था उसी फॉर्म में हमें रिसीव हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब होस्ट ए, अब आप जरा गौर कीजिएगा, और होस्ट बी के दरमियान एप्लीकेशन लेयर दोनों की कॉमन है। इसका मतलब है जिस डाटा को एप्लीकेशन लेयर चेंज करेगी या उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसको दोबारा प्रोसेस करना किस लेयर का काम है? एप्लीकेशन का। प्रेजेंटेशन के लेयर के अगेंस्ट प्रेजेंटेशन लेयर काम करेगी, सेशन के अगेंस्ट सेशन काम करेगी, ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगी। सेम इसी तरह नेटवर्क लेयर के अगेंस्ट नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर के अगेंस्ट डाटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर के अगेंस्ट फिजिकल लेयर काम करेगी। इसीलिए देखें सेंटर में क्या किया गया है? लाइन लगा के बताया गया है कि फिजिकल लेयर दोनों जो से किस पे काम करेंगी? बिट्स पे। डाटा लिंक लेयर किस पे काम करेंगी? फ्रेम्स पे। फिर नेटवर्क लेयर किस पे काम करेगी? बेसिकली पैकेट्स पे। और कहता है इसी तरह सॉन जितनी भी लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेम टास्क परफॉर्म कर रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब सबसे बड़ा मसला आता है, सम टाइम आपको क्वेश्चन आता है कि जी एनलिस्ट द नेम्स ऑफ द OSI लेयर्स। अब कहता है मुझे तो बड़े आराम से याद है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, ये सारी चीजें बड़े आराम से याद हो जाती हैं। कहता है लेकिन इसके लिए कुछ 3 मेन सेंटेंसेस हैं, अगर आप इन्हें याद कर लें तो याद रखें आपको लेयर्स के नेम कभी भी नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। ठीक है, अब हर एक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ, प्लीज का पी, डू का डी, नॉट का नो, थ्रो का टी। अब ये बेसिकली याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ। प्लीज का पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिजिकल लेयर को। डू का डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डाटा लिंक लेयर को। नॉट का एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेटवर्क को। थ्रो का टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांसपोर्ट का। सॉसेज का एस सेशन, पिज्जा का पी प्रेजेंटेशन, अवे का ए एप्लीकेशन लेयर। यहां तक बात क्लियर होगी? ये किस ऑर्डर में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ऊपर से नीचे, यानी कि जिस तरह मैंने पढ़ी थी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। कहते हैं ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link और P for physical layer। बात क्लियर होगी यहां तक? और उर्दू का एक सेंटेंस ये भी जरा, कहता है आज फिर से तुमने दाल पकाई। आज अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ए एप्लीकेशन, फिर पी प्रेजेंटेशन, फिर से एस सेशन, फिर तुम टी ट्रांसपोर्ट, फिर ने नेटवर्क, फिर दाल डी से बनेगा लिहाजा डाटा लिंक, फिर कहते हैं पकाई पी फिजिकल लेयर। लिहाजा अगर आप इन 3 सेंटेंसेस में से किसी एक को भी याद कर लें तो याद रखेगा आपको लेयर्स के नेम याद रखने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।